गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं इंडिपेंडेंस डे की। इस इंडिपेंडेंस डे पे हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर के आया। टॉपिक है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आपराधिक न्याय व्यवस्था। खास करके मैं ये टॉपिक इसलिए चुना हूं क्योंकि आप देखेंगे कि जो सोशल साइट्स है उसपे पॉलिटिकल अर्थक्वेक आया हुआ है, एक राजनीतिक भूचाल। कोई बोल रहा है कि पूरे कानून बदल गया है, कोई बोल रहा है कि आज की जो आईपीसी है, सीआरपीसी है, आईईए इंडियन एविडेंस एक्ट है वो नहीं अब होगा, अब नया उसके बदले में आएंगे। तो पहले आपको तो ये समझना कि बहुत सारे हमारे इंडिया में सोशलिज्म चलता है। सोशलिज्म का मतलब यहाँ पे ये समझो कि कोई भी कानून पहले कैसे बनता है। भाई पहले ड्राफ्ट आएंगे, बिल आएंगे, उसके बाद बिल पे जब लोकसभा राज्यसभा, फिर आपको प्रेसिडेंट का साइन होगा, फिर वो जाकर एक्ट बनेंगे, फिर जाकर एक्ट बने बाद नोटिफाई होगा, फिर इनएक्टमेंट बनेगा। पूरा प्रक्रिया होता है। क्या ये सब कुछ अभी हुआ या नहीं हुआ? तो क्या सच में ये नए जो आपके पूरे के पूरे जो भारतीय न्याय संहिता 2023 या पूरे आ गया? क्या है पूरी प्रक्रिया, उसको भी हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ उस भूचाल में, जो राजनीतिक भूचाल जो सोशल साइट्स पे आए हुआ है, मुझे बड़ा हंसी आता है उस राजनीतिक भूचाल को देखते हो कि जो लॉ स्टूडेंट है उसको भी टेंशन देने पे लगा हुआ पूरे सोशल साइट्स को लोग कि भाई अब तो ये किताबें बिल्कुल नहीं पढ़नी, ये तो आपके लिए पूरे के पूरे अब ये सेकेंड बुक सेंटर के ये हकदार हो गया। अब जाइए ओल्ड बुक सेंटर पे जाइए और इसे बेच दीजिए, आपको अब नई किताब लेनी है। अब जो लॉ स्टूडेंट ये सोच रहा है कि इस बार जो क्लैट का एग्जाम दूंगा तो क्या नई वाले पूछे जाएंगे, दफा 302 पूछे जाएंगे या दफा 99 पूछे जाएंगे, 99 पूछे जाएंगे? क्या मर्डर के लिए वही 302 होगा या फिर 99 जो न्यू सेक्शन है जिसमें 99, 100 और 101, क्या वो वाले मामले आएंगे? क्या आएंगे? तो मैं सिंपल यहां पे बता दूं, मैं इस पूरे टॉपिक को, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लेकर के पूरे के पूरे टॉपिक को हमने 6 पॉइंट में जनरली डिस्कशंस करेंगे, इन डिटेल डिस्कशंस करेंगे। और सबसे पहले डिस्कशंस में स्टूडेंट से ही शुरू करने वाला हूं, जो यूपीएससी के स्टूडेंट है, जो लॉ का स्टूडेंट है, जो जुडिशरी का तैयारी कर रहा है, जो क्लैट का तैयारी कर रहा है, और साथ ही साथ एज अ नागरिक हमें पूरे के पूरे लॉ भी समझना पड़ेगा। क्योंकि आप जब किसी भी देश के नागरिक हो और जब आप नागरिक होते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपनी कानून व्यवस्था आपको समझ में आनी चाहिए कि क्या बदलाव हो रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है हमारे, खास करके हमारे इंडिया में, कि हमारे नागरिकों को कुछ पता ही नहीं होता है कि उसके यहाँ हो क्या रहा है। ताजुब है। और ये अपने आप में बहुत बड़ा सरप्राइज भी है कि हमारे इंडियन जो सिटीजन है उसको कुछ आइडिया ही नहीं होता। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो हमें नहीं लगता कि कुछ बड़ा बदलाव मतलब इन लोगों में अभी तक आ पाया। क्योंकि अभी हम बेसिक बात कर ले तो हम आजादी का इंडिपेंडेंस डे का 77th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। अब पूरी की पूरी कानून व्यवस्था क्या चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है, उसको लेकर के हमारे जनता में कुछ कंसर्न ही नहीं दिख रहा है। अगर मैं बेसिक अमेरिकन सोसाइटी के बारे में बात करूं तो वो अपने लॉ को लेकर के बड़ा ही एक्टिव होते हैं। वहां पे देखोगे कि जो वहां के नागरिक होते हैं, सिटीजन होते हैं, और वहां पे जो इंस्टीट्यूशंस होता है बड़ा ही जबरदस्त फाइट होते हैं। तो ये क्या है नहीं, सब पे हम लोग बात करेंगे। और जनरली हम लोग 6 पॉइंट पे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बात करने जा रहे हैं। ये 6 पॉइंट आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट होंगे जब आप इस वीडियो को अंत तक, मैं सिंपल बता दूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और इससे जुड़े हुए जो आपराधिक न्याय व्यवस्था है, क्या सच में आईपीसी समाप्त हो गया है? पुरानी वाली जो लॉर्ड मैकाले का आईपीसी था वो सच में समाप्त हो गया 1860 वाले? क्या है, या कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ आईपीसी आ रहा है? तो पूरी प्रणाली क्या है, सच में क्या हुआ है, नहीं हुआ है, तो हम लोग 6 पॉइंट में समझेंगे। और ये 6 पॉइंट आपके पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर देगा। आज के बाद आपको मैं सच बता दूं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को लेकर के कोई भी समस्या नहीं होगी। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ ही गया होगा। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे, स्टूडेंट से ही शुरू करने जा रहे हैं। तो लेकिन इससे पहले कि आप लोग अपना पेन और कॉपी अपने पास रख लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एक नागरिक के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एज ए स्टूडेंट तो आपको इंपॉर्टेंट है ही है। जो अगले साल प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हैं यूपीएससी का, भाई इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सिंपल बता दूं, कुछ ना कुछ इससे पूछे ही जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉपी और पेन ले लो। 6 पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और ये 6 पॉइंट आपको इससे जुड़े हुए जो भी मैटर है या जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, पूरे क्लियर कर देगा। जो भी कंफ्यूजन है पूरे के पूरे आपका आज क्लियर हो जाएगा। तो टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है। तो शुरू करते हैं कि आखिर ये 6 पॉइंट क्या है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़े हुए। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक लिखेंगे और फिर आगे काम करेंगे। और दूसरी बात हमें यह भी ध्यान रखना है कि ये जो किताब है
अभी इसको बेचना बिल्कुल नहीं है और नहीं इसको ओल्ड बुक सेंटर पे ले जाकर छोड़ देना है, अभी इसको साथ रखना है। क्यों रखना है मैं इस पे पूरे बात करूंगा। तो आते हैं पहले, सबसे पहले हम लोग टॉपिक को लिख लें कि आखिर टॉपिक है क्या। ठीक है, तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आपराधिक न्याय व्यवस्था या आपराधिक न्याय प्रणाली। जो हिंदी मीडियम के बच्चे वो आपराधिक न्याय प्रणाली दे देंगे, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसमें जनरली हम लोग 6 पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे और ये 6 पॉइंट आपको पूरे के पूरे जो अच्छे खासे जो इन्फॉर्मेशन है और आपको अच्छे खासे आइडिया भी आ जाएगा कि आखिर ये पूरे होता है क्या, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या होता है। और मैं एक बात और बता दूं, इसमें भी बहुत सारे और भी चेंजिंग होंगे, बहुत सारे और भी बदलाव होंगे। तो मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा जब ये पूरे के पूरे इनएक्टमेंट हो जाए, नोटिफाई हो जाए, गवर्नमेंट जब इसे लागू कर दे तो मैं पूरी लॉ कमीशन की बात करूंगा पूरे। और मैं आज तो मैं इस पे एक वीडियो बना रहा हूँ जिस पे पॉलिटिकल अर्थक्वेक आया हुआ है, तो मिसकंसेप्शन जो है वो क्लियर हो जाए। और साथ साथ बहुत सारे लॉ कमीशन को लेकर के मैं फर्स्ट लॉ कमीशन, सेकेंड लॉ कमीशन में वीडियो बनाता रहूंगा। लेकिन आज की जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसमें मैं 6 पॉइंट पे बेसिक डिस्कशन करने जा रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग भी मेरे साथ लिखते रहेंगे। क्रिमिनल जस्टिस को हिंदी में बोलते हैं आपराधिक न्याय व्यवस्था। इसमें जनरली जो सबसे पहले हम जो बात करेंगे स्टूडेंट और सिटीजन। सबसे पहला पॉइंट कि एक छात्र के लिए और एक नागरिक के लिए ये जो अगर सुधार होगी या बदलाव होगी तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये सबको आना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, जो दूसरा पॉइंट होना चाहिए कि कोई भी बिल एक्ट कैसे बनता है। जैसे अभी बहुत हल्ला हो रहा है कि जो लॉर्ड मैकाले की जो व्यवस्था है अब वो चला जाएगा। ठीक है, लॉर्ड मैकाले की जो व्यवस्था है अब खत्म हो जाएगी। लॉर्ड मैकाले की जो पूरे के पूरे आईपीसी सेक्शन से पूरे समाप्त होने वाला है। अब एक नए लॉर्ड की व्यवस्था आने वाला है। अब तो भारतीय नागरिक संहिता आने वाला है, भारतीय न्याय संहिता आने वाला है। अभी क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, अभी नए नए चीजें आने वाला है। अब जो लॉर्ड मैकाले की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। तो बेसिक बात आप समझने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। मान लो 2024 में अगर सरकार इलेक्शन हार जाती है तो फिर क्या होगा? क्या ये नए कानून है, वो जो नए जो क्रिमिनल जस्टिस कोड है या व्यवस्था सिस्टम है, क्या वो आ पाएगा? नहीं आएगा। जो लॉर्ड मैकाले का वही चलेगा। लेकिन सपोज करो अगर सरकार जीत जाती है तो फिर ये तय है कि इस लॉर्ड साहब का हमें अब नए कानून व्यवस्था, लॉर्ड मैकाले का नहीं, लॉर्ड ये वाले लॉर्ड की व्यवस्था हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारे चीज, तो पहले तो हमें ये समझना है ना कि कानून बनता कैसे, क्या सच में ये बदलाव हो गई है या अभी बाकी है। तो मुझे हंसी की बात, मतलब मुझे बड़ा हंसी आ रहा है कि जो सोशल साइट्स पे जो बातें चल रहा है कि कानून बदल गया, कानून बदल गया, ऐसा कुछ नहीं भी हुआ। अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से और केयरफुल होकर आप सुनते जाइए और समझते जाइए। तो जो पॉइंट नंबर 2 है हम यहाँ पे देखेंगे, बिल से एक्ट तक कि कोई भी विधेयक कानून बनता कैसे, पूरे हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आखिर ये जो क्रिमिनल जस्टिस जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, आखिर ये चर्चा में क्यों है? व्हाई इन न्यूज, ये भी हम लोग समझेंगे चर्चा में क्यों है। पॉइंट नंबर 3 एकदम ध्यान से मैं पांचों जो 6 पॉइंट होंगे, जब ये 6 पॉइंट तक जब हम डिस्कशन कर लेंगे, आई होप कि आपके अंदर एक रेशनल पैटर्न, एक तार्किक जो क्षमता है, कैपेबिलिटी किसी भी टॉपिक के प्रति सोचने का, वो अच्छे खासे विकसित हो जाएगा। ये मेरा पूरा बिलीव है। और आप अंत तक इस वीडियो को देखिए। तो 3rd पॉइंट है जिसको हम लोग बोलेंगे व्हाई इन न्यूज, कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। पॉइंट नंबर 4, आखिर ये चर्चा में है और ये बदलाव हो जाती है, सच में हो जाती है 2024 तक आते आते, तो क्या बदलाव होगा, क्या क्या चेंजेज होने वाला है, व्हाट विल बी चेंजेज, तो हम लोग ये भी देखेंगे। अगर सच में ऐसा होने जा रहा है, बदलाव हो जाती है, तो क्या क्या होगा।
आखिर हमें बदलाव की आवश्यकता क्यों पड़ा, सवाल तो ये भी है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर हमें क्यों आवश्यकता पड़ा, नीड्स फॉर रिफॉर्म। आखिर हमें ये रिफॉर्म की जो आवश्यकता है, आखिर ये सुधार की आवश्यकता है, क्यों पड़ा, इस पे भी हमें सबसे अगर मैं बेसिक बात समझाने की कोशिश करूं तो हमें इस पे ही फोकस करना चाहिए कि आखिर बदलाव की आवश्यकता क्यों है। क्या सच में नए कानून लाने से जो केस की जो आपके पेंडेंसी है, जो अंडर ट्रायल मामले हैं, या जो हमारे कोर्टों में जो लगभग, अगर मैं बेसिक समझाऊं तो 2019 के इकोनॉमी सर्वे के हिसाब से लगभग 3.5 करोड़ केसेस जो पेंडिंग है, क्या ये जो मामले हैं 2019 के हिसाब से वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। अंडर ट्रायल बहुत सारे ऐसे कैदी है जिसपे अभी तक जुल्म ही साबित नहीं हुआ है, छोटे छोटे मुकदमा के चक्कर में वो जेल में है, अभी तक जुल्म साबित भी नहीं हुआ, मुकदमा भी नहीं कि क्या आखिर उसने जुल्म किया। लगभग आप मैं बेसिक समझाने की कोशिश करूं तो जो प्रिजनल, जो एनसीआरबी का जो प्रिजनल स्टैटिक्स इंडिया का जो रिपोर्ट है 2015 का, उसमें ये कहा, उसमें एक रिपोर्ट में ये है कि लगभग 67.2% ऐसे कैदी है जो अंडर ट्रायल है। आप इसके बात को समझने की कोशिश करेंगे, ये रिपोर्ट 2015 का, हो सकता है कि आज का रिपोर्ट थोड़ा चेंजेज हो, तो मैं जो रिपोर्ट दे रहा हूं 2015 का रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट के हिसाब से लगभग इतनी कैदी जो है वो अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल के मतलब जिस पे अभी तक जुल्म ही साबित नहीं हुआ कि उसने क्राइम किया क्या है और जेल में है, तो ताज्जुब की बात है। तो बहुत सारे, क्या ये सब जो मामले हैं, जो स्पीडी ट्रायल है, क्या वो बढ़ेगा, क्या जो पनिशमेंट या जो जस्टिस सिस्टम है, क्या उसमें सच में सुधार होगी, लोगों को सजा मिलेगा, जो अपराध कर रहा है, जो क्राइम कर रहा है, क्या उसको सजा मिलेगा, क्या जिसके साथ कुछ अपराध हुआ क्या उसे न्याय मिलेगा। तो ये जो पूरे जस्टिस क्रिमिनल जो सिस्टम है, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, क्या इसमें सच में एक सुधार होगा, या फिर एक प्रकार के पॉलिटिकल स्टंट है, यह एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक है, एक राजनीतिक भूचाल है जो आया है, जिसको सोशल साइट्स पे बहुत ज्यादा ही प्रमोट है। आप देखेंगे चल रहा है कि ये होने वाला, ये होने वाला। आप तो बॉलीवुड स्टाइल में आप ये बोल नहीं सकते हैं कि आने वाले टाइम में कि दफा 302 आप पे लगा है, क्योंकि दफा 302 अगर मैं पुराने वाले से बात करूं तो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि आप पे मर्डर चार्ज, लेकिन अब जो मैं बात करूं तो इसका मतलब होता है स्नैचिंग या थेफ्ट, मतलब आपके चोरी या इस सब के मुकदमे आप पे लगे हैं। तो क्या नए वाले में ये बदलाव है, पुराने वाले में तो क्या होने वाला है, मैं हर कुछ पे जनरली मैं बात करने वाला हूं। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे वो नीड की आवश्यकता, मतलब नीड फॉर रिफॉर्म, आगे क्या नीड्स पड़ा कि इसमें हमें सुधार करने की आवश्यकता पड़ा। उसके बाद कंटेंट को समझ जाएंगे, टॉपिक ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे इम्पैक्ट, प्रभाव, ठीक है। बेसिक समझ लेंगे कि समाज में जब कुछ भी चीजें आती है, चाहे कोई भी बदलाव आता है, तो उसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये होती है कि इस पे समाज में कोई ना कोई आपको प्रभाव तो पड़ता ही है। जो प्रभाव पड़ते हैं वो दो प्रकार से पड़ता है, या तो ये निगेटिव हो सकते हैं या तो ये पॉजिटिव हो सकते, सिंपल सा लॉजिक है। तो हमें जब समाज में हम कोई भी बदलाव कर रहे हो तो हमें एक बात जरूर सोचना चाहिए कि इस बदलाव का समाज में जो प्रभाव हो वो निगेटिव रूप में बहुत ही कम हो, या हो भी तो रेशनल फॉर्म में हो, इतना ना हो कि बहुत ज्यादा ही प्रभाव पड़े, वो भी निगेटिव। तो निगेटिव प्रभाव पड़ भी रहा है तो पड़ने का एक कारण ये भी होना चाहिए कि फॉर्म रेशनल हो, तार्किक होना चाहिए, न कि हमने ऐसा सुधार किया कि समाज पे इतने बड़ा इंपैक्ट निगेटिव रूप में पड़ा, वो ना वो तार्किक था और नहीं वो अच्छे से बदलाव कर पाया, और अतार्किक तरीके से, इरेशनल तरीके से पूरी की पूरी व्यवस्था ही ध्वस्त होगी। तो एक बात बेसिक याद रखेंगे, जब कोई भी बदलाव आती है तो उसके दो पक्ष होते हैं, दो साइड्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव इंपैक्ट तो आता है, अच्छा खासा आएंगे, लेकिन उस बदलाव का अगर निगेटिव इंपैक्ट सच में निगेटिव है, रेशनल नहीं है, तार्किक नहीं है, तो बड़ा ही दिक्कत है। तो हमें यह भी समझना होगा कोई भी बदलाव के दो पक्ष होते हैं, ताकि इस बदलाव का क्या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो अपराधी की न्याय व्यवस्था है, क्या इस बदलाव का क्या सच में हमारे समाज में जो लॉ को लेकर के जो ट्रांसपेरेंसी है, क्योंकि कहा जाता है जो कानून है वो आम नागरिक को भी समझ में आना चाहिए, कानून जो बहुत सिंपल होना चाहिए। तो क्या ये सच में ऐसा होने वाला है, जो नई जो हमारे पास जो
कोड आ रहे हैं, जो क्रिमिनल कोड आ रहे हैं, क्या उसमें सही होने वाला है या क्रिमिनल जस्टिस कोड में, या फिर वही एक भास्ट एक लीगल वो लैंग्वेज है, क्या है नहीं, ये तो पूरे बात हमें समझना है, क्योंकि जनता को भी तो समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि पूरे के पूरे जो आपराधिक न्याय व्यवस्था है उसमें हम लोग कितने टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले। टोटल जो टॉपिक होंगे वो 6 पॉइंट में हमने इस पूरे टॉपिक को बांट दिया है, 6 पॉइंट में, और एक एक करके हम लोग डिस्कशन करते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे स्टूडेंट एंड सिटीजन। एज अ छात्र और एज अ नागरिक हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहां पे। अगर आप लॉ स्टूडेंट है, मैं जनरली यहां पे समझा दूं, अगर आप लॉ स्टूडेंट है या आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, बेसिक समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप कानून की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कहने के लॉजिक, अगर आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको लेकर के क्या मैटर हो सकता है। ठीक है, उस छात्र को क्या समस्या है, और जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है उसको लेकर के ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पे बेसिक समझना पड़ेगा कि जो नई विधि संहिता आ रही है, बेसिक है, बेसिक समझने की कोशिश करेंगे। जो नए आपराधिक, ठीक है, जो व्यवस्था में जो कानून आ रहा है, नई विधि संहिता जो हम देखेंगे, जिसमें जो बहुत सारे ऐसे कानून आएंगे, क्या उसको लेकर के हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नए कानून आने से जल्दी ही मतलब सब कुछ हो जाएगा, जल्दी ही लोगों को मतलब सजा मिल जाएंगे, पनिश जल्दी किए जाएंगे, लोगों को जस्टिस जल्दी मिलेगा। क्योंकि आज की जो लॉर्ड मेकाले की जो व्यवस्था थी, लॉर्ड मेकाले में जनरली सबसे बड़ी बात यह था कि तो यहाँ पे लॉर्ड मेकाले की जो पूरे कोडिंग सिस्टम है, जो क्रिमिनल जस्टिस कोड है, उसमें एक ही आइडिया था कि हम किसी को पनिश करना है, न्याय नहीं देना है। द आइडिया ऑफ लॉ सिंपल यहाँ पे ये था कि टू पनिश नॉट टू प्रोवाइड जस्टिस, हमें न्याय नहीं देना, क्योंकि ये जो पूरे के पूरे जो ब्रिटिश कानून था वो इसीलिए बनाया गया था कि हम भारतीयों को सजा मिले, न कि न्याय मिले। तो इस बार जो सरकार की कहना है कि नहीं, हम न्याय नहीं, हम सजा नहीं, हम न्याय देना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें मेरे जो लॉ की जो आइडिया होना चाहिए, वो जनरली या कंसेप्ट होनी चाहिए, वो जस्टिस के प्रति होना चाहिए, हमें न्याय देना है। ठीक है, तो क्या हम कानून बदलने से या नाम बदलने से क्या हम लोगों को न्याय दे पाएंगे? क्या जो नए कानून बनेंगे, उस नए कानून को लेकर के क्या हम जितने भी जुडिशरी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या हम पुलिस को कैसे ट्रेन करेंगे? बेसिक यहाँ पे समझने की बात है। यहाँ पे हम पुलिस को कैसे ट्रेन करेंगे, तो सब कुछ है। पहले हम तो लॉ स्टूडेंट को लेकर के बात कर लो, तो वो लॉ स्टूडेंट जो इस बार क्लैट का एग्जाम देंगे, बड़ा टेंशन में है कि क्या सर क्या करना चाहिए, हमें अब नए वाले पढ़ना चाहिए या पुराने वाले, क्या सर हमें ये वाली किताबें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? तो मैं सिंपल बता दूं, अभी ये कानून नहीं बना है, तो जब तक नहीं बना है तब तक आपके यही काम आएंगे, यही बुक आपके काम आने वाले हैं, आपको यही पढ़ना होगा। आप जब क्लैट के एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको यही पढ़ना है, यही आईपीसी एक्ट वगैरह आपको काम आएंगे, बाकी दूसरा कोई नया काम नहीं आने वाला। लेकिन हाँ, मैं सिंपल बता दूं, जो जुडिशरी के बच्चे हैं उनको नए वाले भी अब जनरली क्या करना है, थोड़ा रेडी करना है, दोनों को साथ में रखकर पढ़ेंगे, लेकिन पूछे जाएंगे अभी फिलहाल आईपीसी पुरानी वाली से ही पूछे जाएंगे। तो पहली बार आपको ये पूरा जो आपके पास जो किताब है उसके पुराने दुकान पे बिल्कुल नहीं बेचना है, इस बात को आपको याद रखना है, क्योंकि सवाल इसी से ही आपके आएंगे। तो क्लैट स्टूडेंट या जुडिशरी एक्सपीरियंस को वाले जो बच्चे, उनको लेकर मैंने पूरा क्लियर कर दिया, उसको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। हाँ, लेकिन अगले साल अगर चेंज हो जाते हैं तो फिर आपको टेंशन हो सकती है। जो पुराने जो किताबें हैं वो तो आपको पास में रखना ही पड़ेगा, लेकिन नए तरीके से आपको अपने सिलेबस को या अपने कंटेंट को या आईपीसी या सेक्शंस को अपने नए तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा। तो बड़ा ही डिफिकल्ट होगा जब वो परिवर्तन होगी तब। फिलहाल आप इस बात से एकदम इंश्योर रहिए कि आपके पुराने वाले सेक्शन से ही पूछे जाएंगे, तो बिंदास रहिए, टेंशन बिल्कुल मत रहिए। आजादी आज, वैसे भी आज इंडिपेंडेंस डे, तो आज आपसे आप लोग जो आपके माइंड में जो मिसकंसेप्शन चल रहा था कि यार नए भारतीय न्याय संहिता आया क्या, उससे पूछा जाएगा, तब बिल्कुल नहीं। आज से आप लोग पूरे इंडिपेंडेंट रहो, आप अपने ये इस साल जो क्लैट का एग्जाम हो रहा है उसके लेकर पूरे इंडिपेंडेंट रहो, एकदम आजादी से जिंदगी जियो, और जो पुरानी वाली है उसी के आधार पर अपना पढ़ाई शुरू कर दो। ठीक है, उसके बाद जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स है उसको लेकर के क्या, तो 2024 में जो भी बच्चे एग्जाम देंगे, जो भी छात्र एक्सपीरियंस एग्जाम देने वाले, उनको लेकर के तो बहुत ही इंपॉर्टेंट उसको भी है। यहाँ तो समस्या ज्यादा है लॉ स्टूडेंट को लेकर के, क्योंकि इसको तो पूरा लॉ को ही पढ़ना है, तो इनको तो बड़ा ही समस्या।
इन वाले बच्चों को बस चेंजेज याद रखना है, क्या चेंजिंग हुआ है, कौन से कमिटी ने रिकमेंड किया है, कैसे परिवर्तन किसने बिल लेकर के आया है, क्या मामला है, क्या बदलेंगे, कौन से कानून आया है, कौन से बिल आया है, बस इसको ये याद रखना। लेकिन हाँ, रखना है याद, क्योंकि इससे सवाल पक्का ही आएंगे अगले साल। तो इस बात को याद रखेंगे, प्रीलिम्स में और मेंस में भी पॉलिटी सेशंस जो सेक्शंस है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन है, उसे पक्का सवाल है। इसलिए जब मैं बच्चों को जब संविधान पढ़ा रहा होता हूं तो मैं इसको सिंपल तरीके से समझाने की भी कोशिश करता हूं। जो भी अमेंडमेंट है या जो भी आपके केस स्टडीज है, मैं पूरे इसीलिए कराता हूं कि आप जब बाद में जब कोई भी ऐसे चेंजिंग हो तो उसको लेकर आपका एक अच्छे खासे अंडरस्टैंडिंग हो, आप समझ पाओ। ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जनरली वो ध्यान ही नहीं देते हैं इस चीज को लेकर के। ठीक है, तो यूपीएससी एस्पिरेंट जो बच्चे हैं उनको 2024 में इससे पक्का सवाल आने में तो बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। आज जो भी सवाल आएंगे सभी सवाल इसमें कवर हो जाएगा। तो एज ए स्टूडेंट आपको समझ में आ ही गया कि जो लॉ स्टूडेंट है उनको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, उनको पूरा अपनी फ्रीडम, पूरी की पूरी लिबर्टी लो, आराम से पढ़ो और टेंशन की कोई बात नहीं है, पुरानी वाली से ही पूछे जाएंगे। अब आते हैं हम एज अ नागरिक, एज अ सिटीजन। तो मुझे एज अ नागरिक बड़ा ही ताज्जुब लगता है, बड़ा ही अफसोस भी होता है कि एज अ नागरिक आज हम लोग इंडिपेंडेंस का 77th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। और बेसिक समझने की कोशिश करेंगे तो 77th इंडिपेंडेंस डे मतलब आजादी के हम लोग का 77 ईयर्स हो चुका है। इस 77 ईयर्स में हमने एज अ नागरिक मतलब हमारे कानून ने उसको कितना अवेयर किया है, कितना जागरूक किया है। अगर मैं अमेरिका को लेकर के बात कर लूं, एज अ अमेरिका, तो अमेरिका में जो नागरिक होते हैं, जो सिटीजन होते हैं, और जो इंस्टीट्यूशंस का मतलब संस्थान, गवर्नमेंट के एजेंसी, उन दोनों के बीच में बड़ा ही अच्छे खासे एक रेशनल कॉन्फ्लिक्ट चलता है, एक तार्किक संघर्ष चलते हैं। रेशनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? रेशनल कॉन्फ्लिक्ट कहने के लॉजिक, इंस्टीट्यूशंस कहता है प्रो लाइफ, मैं चाहता हूं कि जीवन की सुरक्षा हो। कुछ नागरिक भी ऐसे होते कहते कि नहीं, प्रो एबॉर्शंस, मैं चाहता हूं कि मुझे अधिकार मिले कि मैं अबॉर्ट कर सकूं। अब वहां की जनता इतने ज्यादा आप देखेंगे अवेयर है कि वो अपने लॉ के प्रति, ठीक है वो उसका क्या डिमांड है नहीं है वो बातें अलग है, लेकिन अपने लॉ के प्रति कितना जागरूक है कि मुझे क्या चाहिए मुझे क्या नहीं चाहिए, वो सभी कुछ वो लोग अपना तय करते हैं। इंस्टीट्यूशन से एक रेशनल कॉन्फ्लिक्ट, तार्किक जो संघर्ष है, फाइट है, वो करता है। तो अमेरिका में कोई भी बदलाव हो या कोई भी चेंजिंग हो इतना आसानी से नहीं होते, इतने सिंपल से नहीं होते। बट इन केस ऑफ इंडिया, अब मैं बात कर लूं भारत का, तो आजादी का 77 ईयर्स ओल्ड हो चुका है, मतलब 77 ईयर्स हो चुका है आजादी का। आप देखेंगे जनरली हम 77 साल के हो चुके हैं। आप यहां समझने की कोशिश करेंगे, और इसमें हमारे नागरिक इतना ज्यादा अपने अधिकार को लेकर के या अपने राइट्स को लेकर के अवेयर है पूरे के पूरे। अगर ये कानून जो बदलने जा रहा है, अगर ये सच में बदलाव हो जाती है, एक्ट आ जाती है, तो क्या हमारे आम नागरिकों को पता है इस कानून को क्या आखिर क्या बदलने वाला है, क्या नहीं, कौन से क्रिमिनल कोड में क्या सुधार हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ भी कोई आइडिया? तो मैं सच बता रहा हूं, मैं लिख कर दे रहा हूं कि हमारे जो दूर दराज तक के गांव में जितने लोग हैं उनको कोई लेना ही देना नहीं। मैक्सिमम पीपल ऑफ इंडिया को ये नहीं पता होगा कि क्या बदलाव हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। बस ये बहुत सिंपल बताऊं, जो सोसाइटी, जो ऐसे लोग जो शहरों में रह रहे हैं, जिसको पढ़ाई से लेना देना है, उनको बस पता है, जो पार्लियामेंट्री चीजों से लेकर के इंटरेस्टेड है उनको पता है, बाकी लोगों को कोई लेना देना नहीं है कि आखिर क्या बदलाव होने वाला है और क्या बदलाव नहीं होने वाला। और बेसिक बात आप समझने की कोशिश करेंगे, ये पूरे के पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बदलाव अगर ऐसा होने वाला, अगर यह इन फ्यूचर होता है तो बड़ा ताज्जुब की बात है, और हमारे जनता को कुछ पता ही नहीं है। तो ठीक है, तो आप बेसिक बातें आपको समझ में हो गया।
तो ये बातें आपको समझ में आना चाहिए कि हमारे नागरिक को, आज तक हमारे नागरिक इतना अवेयर ही नहीं हो पाया है कि हम कुछ समझ पाए और हम कुछ डिबेट कर पाए। तो हमारे नागरिक को कहीं ना कहीं एक बुनियादी चीजों से दूर रखा गया है। आज भी हमारे इंडिया में एडुकेशन का मतलब सिंपल ये होता है कि साइन और सिग्नेचर करना आ जाए, यही एडुकेशन से। तो हमें कहीं ना कहीं जो हमारे एडुकेशन सिस्टम्स है उसमें अब एक बड़े परिवर्तन या एक बेसिक आ जाए, तो एक रेशनल एडुकेशन पैटर्न को डेवलप करना चाहिए, जहां पे बस पढ़ाया ही नहीं जाए, जहां पे व्यक्ति को हर एक पार्लियामेंट्री लॉ से क्या चल रहा है नहीं चल रहा है हर कुछ से उसको अवेयर किया जाए। गांवों में इसको लेकर के एक कमेटी बने, गांव में इसको लेकर कमेटी नहीं तो कम से कम जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें पार्लियामेंट्री कौन से सेशन में कौन सा डिस्कशन हुआ है, गांव के लोगों को उस सेशन को लेकर के उस लॉ को लेकर के अवेयर किया जाए। तो क्या हम ये कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? अगर आपको पता होना चाहिए कि ये अभी तक नहीं कर पा रहे, इसलिए तो हमारे नागरिक को कुछ आइडिया ही नहीं है कि क्या बदलाव हो रहा है। इतने बड़े बदलाव अगर इन फ्यूचर अगर होगा तो सोच लो, उसको कुछ पता ही नहीं है। हमारी जनसंख्या 1.4 बिलियन के करीब है, लेकिन उसमें से कितने को पता है क्या होने वाला है? ठीक है, तो ताज्जुब की बात है। तो एज ए स्टूडेंट आपको पता है कि क्या करना है, यूपीएससी वाले को पक्का ही पढ़ना है, ठीक है। और लॉ वाले को टेंशन की बात नहीं है, आप थोड़ा लिबर्टी ले सकते हो कि आपको जनरली क्या है कि इस बार यही इसी से पूछे जाएंगे पुरानी वाली से, लेकिन इन फ्यूचर चेंज होगा तो फिर पूरे के पूरे चीजें चेंज हो जाएंगे, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। नाम भी चेंज होगा, लॉ के कुछ सेक्शंस भी चेंज होंगे, तो इस बात को बेसिक याद रखेंगे। कुछ क्लियर भी होंगे, कुछ आज भी अनक्लियर होंगे, ठीक है। एज ए नागरिक आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपको हमेशा पार्लियामेंट्री एक्शंस को, सिस्टम्स को, डिस्कशंस को आपको समझना पड़ेगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जुडिशरी में क्या हो रहा है, लेजिस्लेटिव में क्या हो रहा है। अब आपको भी कब तक आप ऐसे रहेंगे, ठीक है, तो ये समझना पड़ेगा। अब आते हैं जो सबसे बड़ी बात है, बिल से एक्ट बनने तक की कहानी। बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। बेसिक आप शांत रहिए और आराम से समझने की कोशिश करिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। और अगर ऐसा होने वाला है तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप बेसिक याद रखिए कि कोई कमेटी होता है जो ड्राफ्ट तैयार करता है। सबसे पहले अगर कुछ बदलाव करनी होती है तो एकदम आसानी से समझना कि कोई भी कानून बनता कैसे है, ठीक है, कोई नए कानून आते कैसे। तो बेसिक याद रखना कि जब हमें कोई कानून लाना पड़ता है समाज में या किसी भी सुधार को लेकर के न्यू लॉ बनाने होते हैं, तो सबसे पहले ड्राफ्ट तैयार होता है। सबसे पहले बेसिक समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या तैयार होती है? ड्राफ्ट, एक मसौदा तैयार होती है, हिंदी में बोलते हैं मसौदा। पूरे चार्ट तैयार होती है कि हमें कौन कौन से कानून लाना है या क्या लाना है, क्या सुधार लाना है। हम इसको पूरा तैयार करते हैं कि ये फलाना ठिकाना चीज में हमको सुधार लाना है, और हम पूरे के पूरे ये तैयार करते हैं, ठीक है। फिर ड्राफ्ट आती है, तो ड्राफ्ट को एज अ बिल, विधेयक के फॉर्म में, ठीक है, हमें पेश करना होता है। कहां? लोकसभा, ठीक है। आपको पता है कि जिसको हम संसद बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं, तो पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते हैं, एक का नाम है लोकसभा और दूसरा का नाम है राज्यसभा। एकदम बेसिक ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले क्या तैयार करते हैं? जब भी हमें कुछ बदलाव करना हो तो सबसे पहले हम तैयार करते हैं क्या कि हमें पहले हम तो जो बदलाव करना है उसका हम ड्राफ्ट तैयार करते हैं, क्या कि बदलाव क्या करना है, तो पूरे के पूरे एक चार्टर तैयार करते हैं कि ये हमें बदलाव करनी है, ठीक है। अब जो बदलाव करना है इसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। कहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे? पार्लियामेंट में एज अ फॉर्म ऑफ बिल, जिसको बोलेंगे विधेयक। जब पार्लियामेंट में जब टेबल हो जाते हैं तो करने की लॉजिक ये है कि लोकसभा या राज्यसभा जहां पे पहली बार टेबल किया जाता है वहां से वो बिल बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? टेबल हो गए। उसके बाद यहां से लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद, ठीक है, ड्राफ्ट, फिर क्या बना? बिल, और फिर लोकसभा एंड राज्यसभा से क्या होंगे? पास होंगे। वहां से पास होने के बाद हमें प्रेसिडेंट का एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, बेसिक समझने की कोशिश करेंगे। एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट का जो एसेंट है, मतलब उनकी जो सिग्नेचर है, उनकी जो सहमति है, उस बिल पे हमें चाहिए होता है। जो भी बिल है, जो ड्राफ्ट तैयार किया जो बिल है, उस पे हमें किसकी सहमति? यहां से पास होने के बाद राष्ट्रपति की सहमति हमें चाहिए होता है, प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए होता है। जब प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है तो सिंपल सा लॉजिक है कि ये एक्ट बन जाता है, मतलब ये विधेयक बन जाता है, सॉरी ये कानून बन जाता है, लॉ बन जाता है। एक्ट मतलब अधिनियम बन जाता है, ठीक है। लेकिन बेसिक याद रखेंगे, अधिनियम बनता है लेकिन अधिनियमित नहीं होता है।
आप बेसिक समझो, सबसे पहले ड्राफ्ट तैयार करेंगे, कोई भी परिवर्तन करना हो, ड्राफ्ट तैयार करने के बाद हम क्या करेंगे, संसद में एज अ बिल फॉर्म में, लोकसभा या राज्यसभा में कहीं हम पेश करेंगे, टेबल करेंगे, वहां से दोनों हाउसेस से पास कराना होगा। जब वहां से पास हो जाता है ये बिल, ये विधेयक, तो फिर आगे जाकर क्या बनते हैं, प्रेसिडेंट से हमें एसेंट मतलब सिग्नेचर मतलब साइन लेना होता है, सहमति, राष्ट्रपति की सहमति जब दे देता है तब यहाँ बनता है एक्ट, मतलब बोलते हैं अधिनियम, ठीक है। लेकिन क्या अधिनियम बनने से क्या वो इनएक्ट हो जाएगा, क्या वो कानून बन जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक गवर्नमेंट फिर इसको नोटिफाई नहीं करता है, नोटिफाई करने का मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट अब इसे नोटिफाई कर देगा कि नहीं नहीं नहीं, अब ये जो चीज हम इसे लागू कर रहे हैं, नोटिस देगा, नोटिफिकेशन देगा कि हाँ आज से ये कानून अब क्या होने वाला है, लागू होने वाला है। जब वो नोटिफाई कर देंगे तो इसी को बोलते हैं इनैक्टमेंट, तब जाकर पूरे मामला क्या होगा, काम करेगा। तो अब बेसिक बातें समझ में आ गया। कितने प्रोसीजर है, कोई भी कानून, मान लो कि ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, तो पहले ड्राफ्ट होगा। अब तो पता नहीं कि ये ड्राफ्ट तैयार किसने किया है, अभी तक ये मामला क्लियर नहीं हुआ कि ड्राफ्ट किसने तैयार किया, बड़ा ही चुपके से पूरे मामला चल रहा है, ठीक है। हाँ, 11 अगस्त याद रखेंगे, 11 अगस्त का जो कहानी है ना, अपने आप में बड़ा ही ताज्जुब की कहानी है। 11 अगस्त 1947 को बेसिक समझोगे तो इंडिया अपना आजादी की तैयारी कर रहा था। 11 अगस्त 1942 को आप देखेंगे अगस्त क्रांति चल रहा है, जिसको बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, जो अगस्त रिवॉल्यूशन के तौर पे जो 8 अगस्त से शुरू हुआ, यहाँ पे क्रांति चल रहा है। वहीं पे देखेंगे 11 अगस्त 2023, तो याद रखना ये 11 अगस्त जो है ना, अपने आप में बड़ा ही लॉजिकल डेट है। 11 अगस्त 1947 हम आजादी का तैयारी कर रहे हैं, 11 अगस्त 1942 हम क्या कर रहे हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, और 11 अगस्त 2023 एक नए बिल आ रहा है, किसको लेकर के, एक नए न्यू क्रिमिनल लॉ बिल आ रहा है। तो 11 अगस्त अपने आप में बहुत ही मतलब कहा जाता है कि इंपॉर्टेंट डे है, जिसको आप याद रखेंगे। लेकिन हाँ, याद रखने से पहले ये भी समझेंगे कि अभी कानून नहीं बना है, ठीक है, बेसिक बात आप समझेंगे। और सरकार अगर मान लो सपोज करो कि ये सरकार अगर 2024 में जीत कर नहीं आई तो लॉर्ड मैकाले ही चलेगा, अगर सरकार जीत कर आ गई तो लॉर्ड मोदी जी चलेंगे, है ना। तो बेसिक बात याद रखना, क्योंकि अगर नई सरकार आएगी तो इंडिया होगा, नई सरकार का मतलब क्या होगा, इंडिया, और इंडिया वाले लोग लॉर्ड मोदी जी के कानून तो लागू नहीं करेंगे नहीं जी, तो बिल पेंडिंग चला जाएगा, तो फिर लॉ वाले स्टूडेंट को कोई टेंशन नहीं होगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो बेसिक बात याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि ड्राफ्ट आती है, ड्राफ्ट के बाद बिल, फिर यहाँ और यहाँ पास होना पड़ता है, प्रेसिडेंट का एसेंट लेना पड़ेगा, फिर वो एक्ट बनेगा, फिर सरकार जाकर नोटिफाई करेंगे, तब जाकर इनएक्टमेंट, तब वो लागू होगा। और जब लागू हो जाएगा तो ऑटोमेटिक पूरी कहानी आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी बिल या कोई भी कानून बनता कैसे था। कानून बनाने से पहले हम क्या करते हैं, पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। पहले हमको क्या क्या सुधार करना, उसका ड्राफ्ट तैयार करो, ड्राफ्ट तैयार करने के बाद इंट्रोड्यूस करो, कहाँ, पार्लियामेंट में एज अ फॉर्म ऑफ बिल, लोकसभा एंड राज्यसभा में टेबल होता है, उसके बाद वहां से पास होने के बाद प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए, फिर वो एक्ट बनता है, और एक्ट बनने के बाद फिर वो फाइनल जाकर जब गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे, नोटिस दे दे, नोटिफिकेशन निकाल दे कि नहीं नहीं अब हम इसे लागू कर रहे हैं, तो समझ जाओ दैट इज कॉल्ड द इनएक्टमेंट। अब ये क्या बन चुका है, तो ये कहलाता है कि आपका कानून जो है लागू हो चुका है। तो आई होप अभी तक ये जो गया है, अभी 11 अगस्त को क्रिमिनल जस्टिस, जो क्रिमिनल लॉ के लिए जो न्यू बिल है, वो 11 अगस्त 2023 को अमित शाह जी, ऑनरेबल जो हमारे होम मिनिस्टर है, ठीक है, अमित शाह जी ने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया। उस पर लगभग 35 मिनट के करीब उन्होंने बात किए हैं इस बिल पे, ठीक है। और सबसे ताज्जुब की बात है कि हम इतने बड़े चेंजिंग करने जा रहे हैं, इतने बड़े रिफॉर्म करने जा रहे हैं, लेकिन इस रिफॉर्म को लेकर के जो हमारे ऑपोजिशन है उस पर कोई डिस्कशन ही नहीं है। तो पार्लियामेंट में हम जब इतने बड़े रिफॉर्म कर रहे हैं तो उसको लेकर के जो हमें डिस्कशन होना चाहिए, ये पूरा एक रेशनल डिस्कशन, ठीक है कि हमें कानून सुधार की आवश्यकता है, लेकिन एज अ डेमोक्रेसी हमें यह भी समझना होगा कि हमें एक रेशनल और कंसेप्चुअल लॉ लाना है। रेशनल इन द सेंस कि लोगों के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट हो समाज पे, कंसेप्चुअल इन द सेंस कि लॉ बड़ा ही सिंपल हो, जो कानून लोगों को समझ में भी आना चाहिए ना। आप पूरे के पूरे प्रणाली देख लो लॉ सिस्टम का, आप अगर मैं सिंपल बताऊं तो सबके सब इंग्लिश मीडियम में होते, पूरे के पूरे इंग्लिश टेम्परामेंट का होता है। आप पार्लियामेंट में डिस्कशन करो, इंग्लिश टेम्परामेंट का चल रहा था, जो ड्राफ्ट आते हैं वो इंग्लिश टेम्परामेंट में आते हैं, इसका हिंदी वर्जन में डिस्कशन बाद में आते हैं ट्रांसलेट होकर। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पूरे जुडिशरी प्रणाली को देख लो, पूरे कोर्ट प्रणाली देख लो, वो भी पूरे के पूरे इंग्लिश सिस्टम टेम्परामेंट में चल रहा होता है। जो आम आदमी जो दोषी होते हैं,
या जिसको सजा मिलने वाला होता है, वो बेचारे को कुछ समझ ही में ना आता है कि मेरे पास जो लेटर है वो है क्या, क्या मिला और क्या नहीं मिला, कुछ समझ। तो हमें कहने की लॉजिक है, अगर हम जो परिवर्तन कर रहे हैं, ठीक है, लॉर्ड मैकाले से हमें लॉ, हमें एक डेमोक्रेटिक, एक भारतीय लॉ की ओर बढ़ना चाहिए, ठीक है, हमें कॉलोनियल लीगेसी को पीछे छोड़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमें इस तरीके से सुधार करने की आवश्यकता है कि जो लॉ हो रेशनल भी हो, कंसेप्चुअल भी हो, ये बातें, और साथ ही साथ बहुत सारी चीज क्लियर भी होना चाहिए। जो हम कानून बना रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज क्लियर होना चाहिए, अनक्लियर नहीं होना चाहिए। तो बेसिक बात है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो बिल से लेकर के एक्ट तक की कहानी कि कौन कैसे कानून बनता है, आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो मुद्दा है वो मुद्दा है व्हाई इन न्यूज, आखिर ये चर्चा का विषय क्यों है। और एक बात हमेशा याद रखेंगे कि आखिर ये बिल जो है, जो नए क्रिमिनल लॉ है, वो इंट्रोड्यूस कब किया गया है एज अ बिल फॉर्म में, तो 11 अगस्त 2023 को। और 11 अगस्त का दिन अपने आप में आपको पता होना चाहिए कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 42 का हो, चाहे वो 47 का हो, और चाहे वो आपका सिंपल कहा जाए तो 2023 का हो। चलिए अब हम लोग बात करेंगे व्हाई इन न्यूज, आखिर ये चर्चा में क्यों है। तो चर्चा में क्यों है, इसको लेकर के मैं यहाँ पे बेसिक समझाने की कोशिश करूँ तो दो पार्ट में समझेंगे, ठीक है। इस पे हम और भी वीडियो लेकर आएंगे, पूरे के पूरे क्रिमिनल लॉ पे लेकर के आएंगे, लेकिन फिलहाल अपन यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों बना और पॉलिटिकल अर्थक्वेक क्यों आया, सोशल साइड पे राजनीतिक भूचाल क्यों आया, तो इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए, हुआ क्या था, चर्चा में होने के पीछे कारण क्या है, बेसिक समझने की कोशिश करेंगे। एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, बेसिक समझने की कोशिश करेंगे। 2020 में एक कमेटी बनाया गया, मैं यहाँ पे अगर आप पूरा टर्म लिखना चाहेंगे तो बेसिक लिख लेना कि अ कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म इन 2K20, ठीक है। तो आप ये पूरा लिख लेना, मैं यहाँ पे उसमें आपको समझाने की कोशिश करूँ कि कमेटी ऑन क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म, ठीक है। तो एक समिति बनाया गया था जो क्रिमिनल, जो आपराधिक कानून है उसके सुधार के लिए 2020 में एक कमेटी बनाया गया था, ठीक है। वो कमेटी जो बनाए गए थे, इनके जो चेयरपर्सन है रणवीर सिंह, ठीक है। तो ये जो कमेटी बना था, लॉ कमेटी, जो खास करके बेसिक समझने की कोशिश करेंगे, कमेटी ऑन क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म पे 2020 में जो कमेटी बना था, किस पे, क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म पे जो कमेटी बना था, उस कमेटी के चेयरपर्सन कौन है, रणवीर सिंह है, जिनके इस कमेटी में टोटल 5 मेंबर थे। 5 मेंबर कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2020 में, लगभग 2020 में, ठीक है। इसको इस डेट को आप याद रखेंगे। और इसके जो चेयरपर्सन थे वो रणवीर सिंह। और रणवीर सिंह है कौन, तो बेसिक में समझा दो कि ये जनरली आपको VC है, NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का ये VC है। तो बेसिक बात यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, जो रणवीर सिंह है वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का VC है। तो आपको एक बेसिक बात समझ में आया कि एक क्रिमिनल लॉ कमेटी, एक लॉ रिफॉर्म पे कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2020 को, रणवीर सिंह के अंदर में चेयरपर्सन थे वो, ठीक है। और ये जनरली है कौन, तो VC है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो उन्होंने पूरे के पूरे जांच करने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया। इस कमेटी ने, जो क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म पे जो कमेटी है, उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया 2022 में। तो बेसिक बात आप याद रखेंगे, 2022 में, फरवरी 2022 में उन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया। और रिपोर्ट सबमिट करते हुए उन्होंने कहा कि जो क्रिमिनल लॉ है उसमें अब सुधार होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक बात आपको यहाँ पे समझना है कि एक कमेटी बना था, कब बना था, 2020 में। कमेटी किस पे बना था, क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म पे, जिसके जो प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन कौन थे, रणवीर सिंह। और रणवीर सिंह जी है कौन, तो VC है, वाइस चांसलर है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का। अच्छे खासा बेसिक बात आपको यहाँ पे समझ में आ गया। और उनके अंदर में लगभग 5 लोगों का ये टीम था।
और जिन्होंने फरवरी 2020 को मतलब 2 साल के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट को अप्रॉक्स 2 साल बाद उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट किया, सरकार को रिपोर्ट दिया कि हाँ लॉ रिफॉर्म की आवश्यकता है, सेडिशन लॉ में भी रिफॉर्म की आवश्यकता है, जिसको देशद्रोह के केस कहते हैं, तो जो मामले होते हैं तो इसमें रिफॉर्म की आवश्यकता है। तो ये कहानी चल रहा था 2022 में सरकार को ये सबमिट कर दिया गया, कमेटी के द्वारा रिपोर्ट सबमिट हुआ। अब सरकार ने जनरली क्या किया, 1 साल बाद जब आपके ये मानसून सत्र चल रहा था, ये मानसून सत्र जब मणिपुर हिंसा को लेकर बहुत सारा मानसून सत्र में, तो आप देख ही रहे हैं कि बहुत दिनों से अच्छे से संवाद जो होना चाहिए, जो डिबेट होना चाहिए, जो डिस्कशंस होना चाहिए, वो डिस्कशंस ना होकर कितने दिनों तो आपको क्या क्या हुआ, सांसद कभी सस्पेंड हो रहे, कभी कुछ हो रहा है। तो उसी में 11 अगस्त 2023 को ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो हमारे गृह मंत्री साहब जी है, उन्होंने एक न्यू बिल इंट्रोड्यूस किए, उन्होंने एक नए ड्राफ्ट एक बिल इंट्रोड्यूस किए और क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि जो पुरानी जो हमारे जो कॉलोनियल जो विधि संहिता है, जो कॉलोनियल जो आपराधिक न्याय व्यवस्था है, जो हमें जनरली औपनिवेश से मिला है, उस व्यवस्था को हम समाप्त करना चाहते हैं और हम एक नए तरीके से हम आप चाहते हैं कि आपराधिक न्याय व्यवस्था हो, वो क्या हो, लागू हो, जिसका मोटो होना चाहिए जस्टिस देना, न्याय देना, सजा नहीं देना। क्योंकि उसका मोटो जो है विरासत है, जो हमारे अभी तक हम जो इसको ये कर रहे हैं, उसका सिंपल मोटो है सजा देना, न्याय नहीं देना। अब बेसिक समझना होगा, जो सीआरपीसी है वो 1973 में है, वो ब्रिटिश एरा का नहीं है, वो 1973 में आ रहा है और 1974 में सीआरपीसी जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है वो 1974 में लागू हो रहा है। तो 1974 मतलब उस समय इंडिपेंडेंट थे, हम आजाद थे, आजाद भारत में रह रहे थे, उस समय की जो कानून है, तो ये तो कोई ब्रिटिश एरा की नहीं है, लेकिन बहुत दो जो है इंडियन एविडेंस एक्ट, मैं सब पे बात करूंगा। तो इनका ये कहना था, उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किए, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 2023। तो बेसिक बात समझ में आ गई। तो मुद्दा यहीं से उठा और पूरे सोशल साइट्स पे भूचाल आ गया। तो न्यूज में क्यों है, एक कमेटी 2020 में किस पे बना था, क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म पे, रणवीर सिंह के प्रेसिडेंसी चेयरमैन में वो चेयरमैन थे, उसके अंदर 5 लोग थे, मतलब टोटल कमेटी में 5 लोग थे। और रणवीर सिंह कौन थे बाबू, तो VC थे, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का। उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कब किया, 2022 में, और सरकार ने बम कब फोड़ा, तो सरकार ने जनरली 2023 को 11 अगस्त 2023 को उन्होंने बिल को एज अ कि हम ये रिफॉर्म करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जो औपनिवेशिक विरासत है इससे छुटकारा मिले और जो ट्रांसपेरेंसी है लॉ को लेकर के वो ट्रांसपेरेंसी आना चाहिए। बहुत सारे कानून जो है वो क्लियर नहीं है, सेडिशन, राजद्रोह या देशद्रोह की मामला है, लव जिहाद पे नए कानून बन गए, बहुत सारे ऐसे मॉब लिंचिंग को लेकर के कानून क्लियर नहीं है। तो इस बार तो क्लियर हो गया कि 5 या 5 से ज्यादा लोग होंगे तो ये मॉब लिंचिंग माना जाएगा। तो क्या है पूरे मैटर, जब हम लोग एज अ इम्पैक्ट में पढ़ेंगे, एज अ सेक्शन धाराओं देखेंगे तो सब कुछ समझेंगे। तो बेसिक बातें समझ में आ गया। भारतीय न्याय संहिता जो बिल है, विधेयक है 2023 में ये आया। अब है क्या, तो बेसिक समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं जनरली समझाने की कोशिश करूं तो 2 प्रकार के आप समझने की कोशिश करेंगे। देखो, एक होंगे ओल्ड, समझ जाओ, जो अभी अगर मान लो कि इन फ्यूचर कभी बदलाव होती है, जो नया क्रिमिनल जस्टिस कोड बनकर आता है। कोड क्या होता है, कोड का मतलब याद रखना, कोड किसको बोलते हैं, तो कोड का अर्थ होता है अ ग्रुप ऑफ लॉ। आप लोगों को सिविलाइजेशन जब पढ़ाए होंगे या पढ़ाए होंगे, सिविलाइजेशन सभ्यता वगैरह तो आपको समझाए होंगे, ठीक है, या संविधान जब पढ़ाए होंगे तो आपको बताए होंगे। तो कोड का अर्थ होता है ग्रुप ऑफ लॉ, किसी भी चीज का एक समूह, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोड बोलेंगे। तो बेसिक याद रखना। तो अब यहाँ पे मैं बेसिक ये बताऊं, हाँ, और इस बात को भी याद रखना कि पार्लियामेंट में इसको सबसे पहले टेबल किसने किए, तो ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने, ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे एक ओल्ड जो आईपीसी चलता आ रहा था, ओल्ड क्रिमिनल लॉ, ठीक है, ओल्ड क्रिमिनल लॉ, और यहां देखेंगे जो आएगा उसको बोलेंगे न्यू क्रिमिनल लॉ, ठीक है। मैं बेसिक समझाने की कोशिश करूं, न्यू क्रिमिनल लॉ। तो पुरानी और नई, तो पुरानी क्रिमिनल लॉ क्या है, तो पुरानी क्रिमिनल लॉ जो है उसको बोलते हैं, जनरली आप समझने की कोशिश करेंगे, मैं आपको अच्छे से बता पाऊं थोड़ा जगह, ओल्ड क्रिमिनल लॉ और जो नई वाली होगी उसको बोलेंगे न्यू क्रिमिनल लॉ।
अगर ये लागू हो जाता है, धारा बन जाती है, एक्ट हो जाती है, अगर लागू हो जाएगा तो न्यू क्रिमिनल लॉ। पुरानी क्या था, तो पुरानी वाले में समझने की कोशिश कीजिए, जिसको बोलते हैं आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, जो 1860 का है, ठीक है। भारतीय दंड संहिता 1860, इंडियन पैनल कोड, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे ना बेसिक ध्यान से। जो नेक्स्ट है जिसको बोलते हैं सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो 1973 में आया था, 1974 में लागू हुआ, बेसिक समझने की कोशिश करेंगे। और एक जो है जिसको बोलते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट, मतलब जब कोई क्राइम होता है, क्योंकि देखो बेसिक समझने की कोशिश करना, जो क्राइम जो होते हैं ना वो अचानक तो होते नहीं, क्राइम की भी एक प्रक्रिया होती है। क्राइम के 3 तरीके होते हैं, 3 स्टेप में जाकर क्राइम होता है। बेसिक अगर कोई क्राइम कर रहा है उसके 3 स्टेप होते हैं। पहले तो क्राइम करने के लिए सबसे पहले आपके मन में इंटेंशन आना चाहिए, जो आप क्राइम करने जा रहे हो सबसे पहले क्या आना चाहिए, इंटेंशन। जब इंटेंशन आता है तो फिर आप इसको क्या करते हो, प्रोसीजर, तब इसके पूरे प्रक्रिया तैयार करते हो। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद जाकर आप एग्जीक्यूट करते हो। करने की लॉजिक क्या, अटेम्प्ट लेते हो, मतलब आप जाकर के फिर वो कांड करते हो, ठीक है। तो कोई भी क्राइम के कितने स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं, इस बात को हमेशा याद रखना। पहले इंटेंशन आपके मन में आना चाहिए ना कि आप कुछ क्राइम करने वाले हो, समझ में आ गया। जब क्राइम करने का प्रक्रिया जब आपको मन में आ जाता है कि मैं एक घटना को अंजाम देने वाला हूं, तो आप पूरे प्रोसेस करते हैं, पूरे प्रक्रिया, पूरे तैयारी करते हैं एकदम। उसके बाद फिर अटेम्प्ट लेते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, जिस अटेम्प्ट में आप सक्सेस हो गए कहानी खत्म, ठीक है। तो ये पूरी क्राइम की प्रक्रिया होती है। तो बेसिक बात समझने को, तो जब आप क्राइम करते हैं तो उस क्राइम के टाइम में बहुत सारे एविडेंस, बहुत सारी चीजें आप छोड़ देते हैं, तो कैसे प्रेजेंट किया जाए, कैसे प्रेजेंटिंग किया जाए, तो उसको लेकर के एक्ट आता जिसका नाम था इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो बेसिक समझेंगे, ये वाली जो एक्ट है वो पूरे के पूरे जो कानून है ना वो भारत सरकार के, मतलब ये पूरे भारतीय है, 1973 और 74 से लागू हो रहा है। लेकिन जो 2 कानून है 1860 और 1872 की जो कानून है, ठीक है, ये पूरे के पूरे कॉलोनियल लॉ है। तो भारत सरकार का कहना है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनका ये कहना है कि हम इसलिए चाहते हैं कि जो कॉलोनियल विरासत है उसको बदल दिया जाए। तो अब क्या होगा, तो इसमें 3 बिल आया है। न्यू जो आपके क्रिमिनल कोड है, जो लॉ है, उसमें 3 बिल आया। बेसिक समझने की कोशिश करेंगे। जो आईपीसी है, इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता, अब उसके जगह पे होगा भारतीय न्याय संहिता 2023। बेसिक समझने की कोशिश करना। अब इसके जगह पे क्या होंगे, अगर चेंज होता है तो उसके जगह पर भारतीय न्याय संहिता 2023 होंगे। उसके बाद जो आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, अब इसके जगह पे क्या हो, जो दंड प्रक्रिया संहिता है उसके जगह पे क्या आएगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। एकदम समझने की कोशिश करेंगे। जो आपके आईपीसी है उसके जगह पे भारतीय न्याय संहिता, जो सीआरपीसी है उसके जगह पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 होंगे। और जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है उसका नाम होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। बेसिक बातें समझ में आ गया। तो यहां पे याद रखेंगे, जो नए क्रिमिनल लॉ होगा, जो जस्टिस सिस्टम में जो लॉ आने वाला है उसका नाम क्या होगा, भारतीय न्याय संहिता 2023 आईपीसी की जगह पे। तो अगर इन फ्यूचर चेंज होती है, अगर ये सरकार कंटिन्यू रह गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, पक्का चेंज होगा, इसमें नो डाउट, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, आईपीसी की जगह पे क्या बोलेंगे, भारतीय न्याय संहिता। और जब ये लागू होगा तो सेक्शन में कुछ ना कुछ तो चेंज होंगे। तो बहुत सारे सेक्शन में चेंज आया है, ठीक है, जो मैं आपको इन डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं। तो आई होप कि यहां तक समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए 2023 के। तो न्यूज में क्यों आया, अब ये समझ में आ गया। तो ये 35 मिनट की डिस्कशन में पूरी कहानी यहां से ही चर्चा में आया कि ये परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन, लेकिन अभी तक कानून बना नहीं है। अब बेसिक समझा दो तो क्या होगा, तो होगा क्या। अब देखो जनरली क्या है कि 11 अगस्त को जब टेबल किया गया है, कहां टेबल किया गया है, लॉ मतलब पार्लियामेंट में टेबल किया गया है, लोकसभा में टेबल किया। बेसिक बात समझने की कोशिश करेंगे। अब यहां से क्या होगा, अब ये जो ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट किसने तैयार किया अभी तक किसी को पता नहीं, क्योंकि आगे जाकर हो सकता है फिर बात बहुत सारा क्लियर हो। तो आगे जाकर के अगर क्लियर होगा तो पता चलेगा कि ड्राफ्टिंग कौन थे, किसने ड्राफ्ट किया ये पूरे के पूरे कानून प्रक्रिया को, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं कि अब क्या होगा, तो अब ये हो गए कि ये जो पूरे के पूरे बिल है, ठीक है, जो ये ड्राफ्ट है, जो बिल है, अब ये कहां जाएंगे, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। कहां जाएंगे, बेसिक समझना, पार्लियामेंट्री
कमिटी के पास जाएंगे। किसके लिए जाएंगे? स्क्रूटनी को लेकर जाएंगे। स्क्रूटनी मतलब क्या इसमें जो भी बातें दिया गया है क्या ये सभी सही है या इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। बेसिक बात समझना। तो कहाँ जाएंगे? ये पार्लियामेंट्री कमिटी के पास जाएंगे। किसके लेकर के जाएंगे? स्क्रूटनी के लिए। अब वहां जाएंगे, फिर वहां से क्या होगा? तो वहां जाने के बाद फिर ये होगा क्या? तो यहां जाने के बाद बेसिक याद रखना, फिर ये लॉ कमीशन के पास जाएंगे, विधि आयोग के पास जाएंगे। और जब लॉ कमीशन के पास जाएंगे फिर वो देखेंगे। अब वहां के बाद फिर वो सेकेंड टाइम, ये जो भारतीय न्याय संहिता है वो फिर सेकेंड टाइम पार्लियामेंट में मतलब संसद में आएंगे। फिर लोकसभा राज्यसभा से पास होंगे, फिर राष्ट्रपति का सहमति, फिर वो एक्ट बनेगा, उसके बाद जाकर इनएक्ट बनेगा। तो आई होप आप पूरी प्रक्रिया है, पूरे लंबा और बड़े बड़े कानून अभी तक ये ऐसे ही राज्यसभा में कोई धूल फांक रहा है तो कोई राज्यसभा में धूल फांक रहा है, अभी तक वो हुआ ही नहीं है। हाँ, लेकिन ये सरकार अगर रह गई, कंटिन्यू रह गई तो फिर ये बदलाव आपको देखने को मिलेगा। ये बातें समझ में आ गया। तो अभी स्क्रूटनी के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया। उसके बाद कहाँ जाएंगे? लॉ कमीशन। उसके बाद फिर सेकेंड टाइम दूसरी बार संसद में आएंगे। तो बेसिक बात समझ में आ गया, भारतीय न्याय संहिता। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा ये पूरे मामला। अब हम लोग आगे बढ़ते थे। न्यूज में क्यों है, क्यों भूचाल मचा है? तो अभी तक कानून नहीं बना है भाई, तो टेंशन बिल्कुल मत लो, अभी कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, अभी वही पुरानी आईपीसी चलेगा, लॉर्ड मैकाले का वो पूरी कहानी कथा यही चलते रहेंगे फिलहाल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग जो बेसिक, आई होप की पॉइंट नंबर जो थर्ड है वो भी आपका क्लियर हो गया होगा। तब आते हैं हम लोग व्हाट विल बी चेंजेस। उससे पहले हम लोग आएंगे नीड फॉर रिफॉर्म। आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी सुधार का? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या कारण है? तो एकदम बेसिक ध्यान रखते चलना और समझते चलना। आवश्यकता का बहुत सारे कारण मैं समझाने की कोशिश करूं। नीड फॉर रिफॉर्म पहला यहाँ पे ये कहा गया कि ये जो पूरी कानून, क्योंकि हम तो एक आजाद है ना, इंडिपेंडेंट, हम तो हमें इंडिपेंडेंस 1947 में ही मिल चुका है, तो हम क्यों ढोते रहे वो पूरी विरासत? ये बड़ा ही इलॉजिकल। हाँ ठीक है कि हम बहुत सारे चीज को हम छोड़ सकते हैं क्योंकि ये, लेकिन क्या अगर हम विरासत को ढोने की बात करें, जो कॉलोनियल विरासत लीगेसी है, तो क्या ट्रेन भी तो पहली टाइम भारत में अंग्रेज ही चलाया था, तो क्या ट्रेन को भी फेंक दे? तो ऐसे इलॉजिकल स्टेटमेंट से बचे। और सबसे बड़ी बात ये करें कि हाँ, क्या हमें आज के समाज के लिए हमें, क्योंकि आजकल क्राइम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्राइम की जो रूपरेखा है वो भी बहुत ज्यादा, आप जैसे मैं सिंपल बताने और समझाने की कोशिश करूं, आजकल सेक्सटॉर्शन जैसे मामला चल रहा है। ठीक है, आपने नाम सुना होगा सेक्सटॉर्शन। अभी होता क्या है, तो एक ऐसे आपको कोई ऐसे कॉल आएंगे या ऐसे वीडियो कॉल आएंगे जिससे जनरली आपकी पूरे के पूरे, इस कॉल के बाद आपका पूरे लाइफ ही बर्बाद होने वाला हो या कुछ भी आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो अपराध की जो दायरे हैं आज के टाइम में वो अलग होता जा रहा है। तो अलग होता जा रहा है, तो आज के माहौल के अकॉर्डिंग, आज के एनवायरमेंट या एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग हमें कानून की क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो ये बात सही है कि हमें कानून अपनी आवश्यकता, अपनी जो समस्या है उसको देखते हुए कानून बनाना चाहिए, नो डाउट। ठीक है, लेकिन हम इसको बनाने के लिए अगर ये तर्क देते हैं तो बड़ा ही गलत तर्क है, उस तर्क से हम बचें और रेशनल रहें। तो पहली बात तर्क ये है कि जो कॉलोनियल एरा, ये जो हमारे पास जो लॉ है ना वो कॉलोनियल एरा लॉ है। जैसे आईपीसी 1860 के है, उस आईपीसी को जो जिन्होंने बनाया था उसका नाम था लॉर्ड मैकाले। ठीक है, तो लॉर्ड मैकाले के द्वारा पूरे के पूरे आईपीसी इंडियन पैनल कोड लाया गया है। ठीक है, तो मैं इस पे पूरा डिस्कशन करूंगा कि आईपीसी, सीआरपीसी और आईईए में क्या अंतर है। उससे पहले कि आपको ये बता चुका हूं कि जनरली कौन कौन से बिल आया है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये कॉलोनियल एरा का कानून है जो आईपीसी है। तो कॉलोनियल एरा का मतलब क्या? अंग्रेजों ने जो मेरे लिए कानून बनाया था वो किस लिए कानून बनाया था? हमें जस्टिस देने के लिए, न्याय देने के लिए, या हमें पनिश करने के लिए, सजा देने के लिए, पनिशमेंट देने के लिए? तो सिंपल सा लॉजिक है, वो हमें पनिशमेंट देने के लिए हमें क्या बनाए थे? तो उन्होंने कानून बनाया था कि हमें सजा देनी है भाई साहब, पनिशमेंट देना है। ठीक है, हमें न्याय देने के लिए तो कानून तो बनाया नहीं था उन्होंने। ठीक है,
तो कहने की लॉजिक है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट, इनका तर्क ये है, इनका पूरे के पूरे, अगर आप पूरे देखे होंगे पार्लियामेंट में वो डिबेट, तो तर्क पूरा यही है कि हमें जो आइडिया ऑफ लॉ हो वो जस्टिस होना चाहिए, क्योंकि भारत की जो पूरे जुडिशरी सिस्टम का जो मोटो है वो है सत्य में जयते, है ना, कि सत्य की विजय होगी, ना नित्यम, मतलब असत्य की विजय नहीं होगी, सत्य की विजय होगी। तो अगर सत्य की विजय होगी तो जो आइडिया ऑफ लॉ क्या होना चाहिए, अगर पनिश होगा, पनिशमेंट देना होगा, मतलब कानून का विचार ही सजा देना है, तो फिर न्याय कैसे मिलेगा, सत्य की विजय कैसे होगा, है ना। तो हमें ऐसे कॉलोनियल माइंडसेट को हटाना है और आइडिया ऑफ लॉ होना चाहिए जस्टिसेबल, मतलब कानून का जो विचार होना चाहिए वो न्यायपूर्ण होना चाहिए, न्याय पे आधारित होना चाहिए, सजा पे नहीं। तो आप बात से समझ में आ गया। तो अब जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो आपराधिक न्याय व्यवस्था है, अब इनका भारतीयकरण होने जा रहा है। तो भारतीयकरण इन द सेंस कहने की लॉजिक कि हमारा जो आइडिया होना चाहिए लॉ का वो जस्टिस पे आधारित होना चाहिए, पनिशमेंट पे नहीं, हमें न्याय देनी है, समझ में आ रहा है। और न्याय देने के लिए अगर किसी को सजा देना पड़े तो फिर देना पड़ जाता है, क्योंकि हमें समाज में न्याय की स्थापना करना है, टू सेट अप जस्टिस इन सोसाइटी, पहला बात, ठीक है। तो हमें कॉलोनियल एरा का जो माइंडसेट है वो पनिशमेंट का, वो हमें छोड़ना है। पहली बात समझ में आ गया, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा तो मैं दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ता हूं। तो फर्स्ट पॉइंट ये था कि कॉलोनियल जो एरा है उससे हमें बाहर निकलना है, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकेंड की ओर अगर मैं बात कर लूं तो ये कहा जा रहा है कि अभी तक आईपीसी या जो ये पूरी लॉर्ड मैकाले व्यवस्था 1860 से चलता आ रहा है, ठीक है, इस व्यवस्था से ज्यादा हमने इफेक्टिवनेस नहीं देखा, प्रभाव नहीं देखा, अप्रभाविता इसमें ज्यादा है, इनएफेक्टिवनेस ज्यादा है। मतलब इसमें जो इनइफेक्टिवनेस है, जो इसमें प्रभाव दिखना चाहिए वो प्रभाव दिख ही नहीं रहा है। कहने की लॉजिक क्या है, तो कहने की लॉजिक ये है कि आप सिंपल समझने की कोशिश करेंगे कि लोगों को जो लॉ के प्रति जो समझ होना चाहिए, आम नागरिकों को समझ नहीं है। लॉ बहुत ही लेंदी है, बहुत ही, इसके लॉ का जो साइकिल है बड़ा ही लेंदी साइकिल है, पता ही नहीं चलता है कि क्या है नहीं है, किसको कौन सजा दिया जाए। जो लॉ का जो वर्ड है, जो भाषा है, जो लैंग्वेज है कानून का, वो भी बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। दूसरी बात, उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड होने के बाद बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो क्लियर ही नहीं है कि भाई किनको कौन, जैसे मॉब लिंचिंग को लेकर के अगर मैं बेसिक समझाने की कोशिश करूं तो बहुत ही ज्यादा, जैसे किसी भीड़ ने किसी को मार रहा है, अब इसको लेकर कोई क्लियर कानून है ही नहीं है। तो इस बार क्लियर होने जा रहा है कि जो मॉब लिंचिंग में जो 5 से ज्यादा लोग होगा, एटलीस्ट कम से कम 5 या 5 से ज्यादा, तो सिंपल सा लॉ, अगर 5 से कम है, 4 है तो फिर मॉब लिंचिंग नहीं माना जाएगा, लेकिन 5 से ज्यादा है तो मॉब लिंचिंग माना। तो कुछ कानून जो है वो क्लियर हुआ, लेकिन पहले कानून क्लियर था ही नहीं, क्लियर ही नहीं है, ठीक है। तो क्लियर नहीं होंगे तो इसका जो इफेक्टिवनेस है वो इनएफेक्टिवनेस दिखेगा, ठीक है। फिर लोगों को लेकर के, लोगों में कानून की जो एक पकड़ होना चाहिए, लोगों के अंदर में जो कानून का डर होना चाहिए वो फेयरनेस नहीं है। तो बहुत सारे ऐसा चीज है जिसको देखते हुए, तो पहला कारण यह है कि कानून कॉलोनियल एरा का है, ठीक है, तो हमें जस्टिस प्रोवाइड करना है, पनिशमेंट नहीं। दूसरा, इसका इनइफेक्टिवनेस ज्यादा है, बहुत सारे मामले पेंडिंग चल रहा है, ठीक है, तो इस चीज को भी लेकर हम समझेंगे मामले को। जैसे इनइफेक्टिवनेस का मतलब यहाँ पे ये भी समझना है, जैसे मैं एक आपको रिपोर्ट देता हूँ, एनसीआरबी का एक रिपोर्ट है, एनसीआरबी प्रिजन एस्थेटिक्स इंडिया, ठीक है, इनका रिपोर्ट 2015 में, 2015 के हिसाब से बता रहा हूं, हो सकता है आज के मामला चेंज हो, तो 2015 में लिख दे रहा हूं। एनसीआरबी प्रिजन एस्थेटिक्स इंडिया का जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, लगभग बेसिक समझने की कोशिश करना, 67.2%, 67.2% वैसे लोग हैं जो जेल में, जो अंडर ट्रायल। मतलब क्या होता है अंडर ट्रायल, ऐसे लोग हैं जो अंडर ट्रायल है, मतलब कहने की लॉजिक विचाराधीन कैदी है, मतलब अभी तक उसने कौन सा जुल्म किया है, कौन कांड किया, अभी तक पता ही नहीं कि उन्होंने कौन कांड किया, बस बिना मतलब का जेल में। 67.2% है। कहने की लॉजिक यहाँ पे सिंपल समझने की कोशिश करना कि लगभग 100 में से 67 से 68 लोग जेल में बंद है, या तो उसका बहुत छोटा क्राइम है, या शक के आधार पे या किसी भी आधार पे बेबुनियाद तरीके से भाई साहब जेल में बंद है, और आज तक पता ही नहीं कि उसने क्या क्राइम किया, नहीं किया, अंदर ट्रायल है, भाई साहब जेल में बंद है और इसका कोई
मम्मी पापा नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है, क्यों बंद है, काहे बंद है, अभी तक कोई मामला ठीक ठाक नहीं है, बस कोई ट्रायल भी नहीं चला, एक बार पकड़ कर पुलिस ने ले गया, बस बंद है। तो आप सोच लो इनके लाइफ को लेकर अभी तक क्राइम ही नहीं, कन्विक्शन रेट ही बहुत कम है। तो ये जो इनफेक्टिवनेस है अंडर ट्रायल की मामला है, बड़ी ताज्जुब की बात है कि 67.2% लोग अंडर ट्रायल। ये रिपोर्ट आपका कहता है, मैं इसमें क्या बताऊं, तो एक तो कानून आपका इनफेक्टिवनेस, ये गवर्नमेंट का कहना है, ये मेरा नहीं कहना है, ठीक है। तो बेसिक बात समझेंगे तो ये है। दूसरा देखेंगे पेंडेंसी ऑफ केसेस की बातें कर ले। पेंडेंसी ऑफ केसेस, हमारे इंडिया में जो केसेस की जो पेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है। पेंडिंग केसेस, मामले, पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है। तो मैं एक सिंपल बताऊं, पेंडेंसी ऑफ केसेस को लेकर के चलो तो आप सिंपल समझने की कोशिश करना। पेंडेंसी ऑफ केसेस में जो केस, मतलब इसको ऐसे समझो कि मतलब मामले जो है वो बहुत ही ज्यादा पेंडिंग है। एक रिपोर्ट है सोशियो इकोनॉमी, एक रिपोर्ट है इकोनॉमिक सर्वे, बेसिक समझने की कोशिश करना। तो पेंडेंसी ऑफ केसेस में एक रिपोर्ट है, आया है 2019 के डाटा के हिसाब से, मैं ये बता रहा हूं, इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 2019 में लगभग 3.5 करोड़ केस पेंडिंग है। मतलब सोच लो 3.5 करोड़ केस क्या है, मामले ऐसे हैं जो पेंडिंग है, और सबसे ज्यादा पेंडिंग जो है सेशन कोर्ट में है, ठीक है। तो पूरे जो जुडिशियरी सिस्टम में लगभग 2019 के डाटा, अभी कितना होगा मैं नहीं बता सकता, लेकिन अभी आप अपडेट हो जाना अभी कितना है, लेकिन 2019 की सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से लगभग 3.5 करोड़ केस पेंडिंग है। इस बात को आप समझ सकते हो। तो पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज्यादा होने के पीछे कारण तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर से भी है ना, हमारे पास कितने पुलिस है, ये भी तो समझना। क्या कानून बदल देने से क्या व्यवस्था बदल जाएगी? बिल्कुल नहीं। इस बात को हमेशा याद रखें, जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बदलेगा तब तक कभी भी कोई कानून, कितनों भी नाम बदल दो या कुछ भी बदल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप सिंपल सोच लो ना, हमारे इंडिया में 1 लाख लोगों पे कितने पुलिस है, कैलकुलेशन कर लेना। हमारे इंडिया में क्राइम तो बहुत सारे इथिकल लॉ के कारण भी रुका हुआ है, लोगों के अंदर में इतने जो नैतिक ज्ञान है जिसके कारण ही तो हमारे इंडिया में बहुत सारे ये जो क्राइम है वो नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बहुत ही नैतिकतावादी होते हैं, जो नहीं हमें तो किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचना है, तो क्राइम तो छोड़ दो, बुरा भी सोचने से पता नहीं अगले आने वाले जो मरने के बाद क्या होगा, क्या बनेंगे, नहीं बेचारे इतना टेंशन में होते हैं, तो वो क्राइम भी। हमारे इंडिया में तो बहुत सारे ऐसी चीजें जो नैतिक जो जिम्मेदारी है ना, वो इसको बोलते हैं मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसके कारण बहुत सारे क्राइम रुका। अगर मैं पुलिस पर अगर नैतिक जिम्मेदारी को बाहर निकाल दो और पुलिस पे छोड़ दिया जाए तो हमारे समाज पूरे एनार्किस्ट दिखेगा। आपको पता चलेगा कि सब गाय बैल की तरह लड़ रहा है। सिंपल सा लॉजिक आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। लेकिन हमारे समाज में आज तक ऐसी चीजें नहीं दिख रहा है, तो इसके पीछे एक कारण ये भी है कि हमारे यहाँ पे जो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत ज्यादा है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो इसके पीछे कारण तो आप देख लो ना कि हमारे इंडिया में पुलिस का, आपको ज्यादा से ज्यादा पुलिस की रिक्रूटमेंट है वो निकालना पड़ेगा ना। आपके जो जॉब है, जो इसके लिए काम करेंगे, जो पेंडेंसी ऑफ केसेस जो ज्यादा है, तो जल्दी जल्दी वो क्या कर सके, इन्वेस्टिगेट कर सके, वो सबूत जुटा पाए। पुलिस की जो कैपेसिटी है उसमें उसका जो ट्रेनिंग हो थोड़ा अच्छे तरीके से हो, बहुत सारे पुलिस जो सिस्टम उसमें अच्छे रिफॉर्म हो, इसकी भी आवश्यकता है। तभी तो हम पेंडेंसी ऑफ केसेस को कम कर पाएंगे। लॉ बदलने से अगर पेंडेंसी ऑफ केसेस कम हो गया तो ताज्जुब है, तो अपने आप में चमत्कार है। और इंडिया में तो आज भी इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण बहुत सारे क्राइम नहीं हो रहे। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, पुलिस बस इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा दो तो कितना पुलिस है 1 लाख पे, तुम देख लो कितने क्राइम होंगे, ठीक है। तो ये भी बात है, तो हमें ये देखना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 3.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जनरली, 3.5 करोड़ केस ऐसे जो पेंडिंग है। उसके आज तो देखेंगे बहुत ज्यादा। और उसी मैंने पेंडेंसी ऑफ केसेस के साथ साथ में अंडर ट्रायल मैंने बोला था, तो अंडर ट्रायल केसेस कितना है इंडिया में, तो अंडर ट्रायल लोग ऐसे केसेस कहा गया, अंडर ट्रायल लोग ऐसे है कि देखेंगे लगभग 67.2%। आप सोच सकते हैं, विचाराधीन कैदी, जिसको अभी तक विचार ही नहीं किया गया कि वो कैदी क्या विचाराधीन है। बेचारे पता चला कि किसी का चप्पल, किसी का बाल नोच लिए, जिसके कारण पुलिस ने पकड़ के ले गया, अभी तक बाल नोचने के कारण भाई साहब जेल में है ना। कोई बड़ा क्राइम तो किया नहीं है, किसी का मर्डर तो नहीं किया है, किसी का कुछ तो किया नहीं कि आप इसे बहुत बड़े क्रिमिनल है जिसको जेल में ही रखो, इससे बाहर निकालने से प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन बताओ, तो वैसे बहुत सारे चीजें हैं जो प्रॉब्लम में है, बहुत ही ज्यादा अभी तक समस्या का
सोल्यूशन नहीं हुआ है, तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये सब चीजें समाप्त होगी। कॉलोनियल की इनएफेक्टिवनेस जो है वो समाप्त होगा, पेंडेंसी ऑफ केसेज है वो समाप्त होगा। और मेरा जो कहना है, मेरा मतलब गवर्नमेंट का जो कहना है कि हम जस्टिस इंश्योर करना चाहते हैं। मेरा काम है जस्टिस को इंश्योर करना, मतलब हम चाहते हैं समाज में जो न्याय हो ये सुनिश्चित हो। इसीलिए हम ये जो पूरे के पूरे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ना, वो आपराधिक न्याय प्रणाली, इसमें मैं बदलाव कर रहा हूं। तो जस्टिस इंश्योर हो, जो न्याय हो सभी के लिए सुरक्षित हो और सुनिश्चित हो, सभी को न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। इसीलिए उसके बाद जो कानून है ना, बेसिक समझने की कोशिश करना। जो कानून है वो कानून जो लॉ होगा वो लॉ बड़ा ही मजबूत होना चाहिए। आज के हमारे इंडिया में कहावत है ना कि मैं लॉ कानून को तो पॉकेट में लेकर चलता हूँ। बताओ, ये बड़ी अच्छा डायलॉग है। कानून को कहाँ लेकर चलता हूँ? पॉकेट में लेकर चलता हूँ। तो इसलिए सरकार का कहना है जो कानून है बड़ा ही मजबूत हो, जो पॉकेट में ना आ सके, ठीक है। तो कानून को भी क्या करना है? स्ट्रेंथन द लॉ। तो गवर्नमेंट का कहना है कि हम कानून को क्या करना चाहते हैं? मजबूत करना चाहते हैं। मतलब मजबूत इन द सेंस कि कानून को इफेक्टिव तरीके से लागू करना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति कानून को पॉकेट में लेकर ना चले, कानून से डरे और कानून और क्राइम करने से बचे, ठीक है, क्राइम ना कर पाए, ठीक है। तो हमें कानून को पॉकेट में नहीं, कानून को मजबूत करना है। तो इस पे भी सरकार का ये कहना है। फिर कानून कैसा हो? तो सिंपल हो। सिंपल मतलब सबको समझ में आए। तो नीड फॉर रिफॉर्म आपको समझ में आ ही गया होगा कि सरकार क्यों करना चाहती है कानून में बदलाव, क्यों क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो आपका आपराधिक न्याय व्यवस्था है, इसमें सरकार क्यों बदलाव करना चाहती है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। सरकार की ये कहना, सबसे पहले जो आइडिया ऑफ लॉ था हमारे इंडिया में, जो कॉलोनियल विरासत है, लॉर्ड मेकाले का विरासत 1860 में जो आया है, इसको हमको क्या करना है? मतलब समाप्त करना है। क्योंकि यहाँ पे लॉ का मतलब होना चाहिए टू प्रोवाइड जस्टिस, ना कि टू पनिश जस्टिस, सॉरी टू पनिश, ठीक है। मतलब किसी को सजा देना नहीं, मतलब न्याय देना होना चाहिए। लॉ इफेक्टिव होना चाहिए, कोई पॉकेट में लेकर ना घूमे, ठीक है। लॉ क्या होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए। बॉलीवुड का, आप पुरानी बॉलीवुड मूवी का डायलॉग देखेंगे तो क्या कहा जाता है कि कानून तो मेरे मुट्ठी में है, कानून तो मेरे पॉकेट में है। समझ में आ रहा है ना? तो आप सोचो, कानून पॉकेट में और मुट्ठी में होंगे, इसलिए कानून को मजबूत बनाओ कि कभी पॉकेट और मुट्ठी में ना रहे, ठीक है। और कानून अच्छे तरीके से ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट होते हैं। इस सब कारण से हम, मतलब भारत सरकार ने, ये सब प्रेजेंट गवर्नमेंट ने ये रिफॉर्म करने जा रहा है। अब यहाँ पे बेसिक हमको समझना है। अब यहाँ पे हाँ, ये तो ही है। साथ साथ आप देखेंगे नए, मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूं, जो कानून हो वो आज के हिसाब से हो, टुडे मतलब यहां पे समझने की कोशिश करेंगे जो आज के टुडेज इन्वायरमेंट, आज के हिसाब से हो, जो आज के वातावरण हो, इसके हिसाब से कानून होना चाहिए। तो ये बहुत पुरानी है, 150 साल पुरानी कानून व्यवस्था है। तो इसे हटाओ और नई तरीके से लेकर आओ जो आज हमारी आवश्यकता है। ये बात भी सही है कि जो आज की आवश्यकता है उसके हिसाब से लेकर आओ। तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गया होगा कि नीड जो है रिफॉर्म की क्यों पड़ा, क्या है इसके पीछे कारण। तो पेंडिंग ऑफ केसेस क्या हो, वो बदले। अब बात आती है पेंडिंग ऑफ, जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है, जो बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, वो कम हो, कम ही नहीं हो, जस्टिस मिल सके, सत्यमेव जयते। अब यहाँ पे समझ में व्हाट विल बी चेंज। आई होप कि ये तो समझ में आ ही गया होगा कि नीड फॉर रिफॉर्म, ये तो समझ में आ गया। अब क्या क्या चेंजेज होंगे? तो बहुत सारे ऐसे चेंजेज होने वाले हैं, अगर होते हैं तो बहुत सारे ऐसे चेंजिंग आएंगे। पहले 5 प्रकार के पनिशमेंट होते थे। कितने प्रकार का? 5। अब एक पनिशमेंट और जोड़ दिया गया, जिसको बोलते हैं छठा पनिशमेंट, जिसको बोलते हैं कम्युनिटी सर्विस एक्ट। कम्युनिटी सर्विस एक्ट, सामुदायिक सेवा अधिनियम। अब ये छठा पनिशमेंट है। जैसे मान लो बहुत सारे लहरिया कट बाइकर होते हैं, अब बाइक चला रहे हो, हेलमेट नहीं पहना है, लाइसेंस नहीं है, पुलिस ने पकड़ लिया, तो इस केस में पुलिस आपको क्या करने वाला? आपको कम्युनिटी सर्विस, मतलब कहने का लॉजिक ये हुआ कि पुलिस आपको, सरकार आपको एक सामुदायिक सेवा के लिए आपको कुछ दिनों के लिए सजा देगी। जैसे पब्लिक टॉयलेट साफ करना, म्यूजियम में रहना है जब वॉलेंट्री के तौर पे, या कोई भी पब्लिक सर्विस के तौर पे सरकार आपको, पहले 5 प्रकार की होती थी, अब इसमें एक नया जोड़ दिया गया, लेकिन क्लियर नहीं किया गया कानून, ये एक्ट क्लियर नहीं हुआ अभी तक कि आखिर इसमें किस किस कारण से आपको कम्युनिटी सर्विस करना पड़ेगा, ये भी क्लियर नहीं है। या हो सकता है कि इन फ्यूचर क्लियर हो, या इस वीडियो देखने के बाद लॉ कमीशन क्लियर करे। अभी 22वां लॉ कमीशन चल रहा है विधि आयोग, तो अगर ये क्लियर करे तो हो सकता है मे भी क्या हो नहीं हो,
तो एक तो पहले 5 था, अब हो गया 6 हो गया। इस बात को याद रखेंगे सजा के तौर पे। दूसरी बात, अगर आएगा चेंज होगा तो दूसरी हमें यहाँ पे समझनी है, सॉरी, दूसरी हमें यहाँ पे समझनी है, बेसिक समझने की कोशिश करना है। जो और भी जो चेंज होंगे जैसे आईपीसी सेक्शन, जिसमें सेडिएशन लॉ, किसी ने कहा कि जो देशद्रोह के जो कानून हैं वो बदल दिए गए हैं, नहीं सॉरी समाप्त कर दिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। देशद्रोह के कानून जो है राजद्रोह से देशद्रोह कर दिया गया है। पहले जो पुरानी वाली आईपीसी है उसमें आप देखोगे तो 124 में आते थे सेक्शन, धारा 124 में आते थे। अब जो आएंगे नए वाले में वो आएंगे 150 में, धारा 150 में। पुराने वाले में बिफोर में लिख रहा हूं, बिफोर मतलब पहले सेक्शन 124(1) में आते थे, अब आएंगे धारा 150 में। सेडिएशंस का जो चार्ज है, जो आप देखेंगे जो देशद्रोह से जुड़े हुए जो चार्ज है, इस बार क्लियर कर दिया गया, पूरा क्लियर कंसेप्ट पूरा क्लियर कर दिया गया है कि क्या क्या मामले देशद्रोह में आ सकते हैं। तो या चाहे आप लिख कर, बोल कर, या किसी भी अपने शब्दों से, या कुछ भी ऐसे देश के खिलाफ जिसमें 3-4 शब्द जोड़ दिए गए हैं, जैसे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशंस, सॉवरेनिटी मतलब संप्रभुता, ठीक है, या गवर्नमेंट के खिलाफ इंसाइटमेंट या एक्साइटमेंट वाले मतलब भड़काऊ ऐसा कोई बयान देते हैं, ठीक है, जिससे कोई हिंसा या दंगा हो जाए, तो इसमें आपको देशद्रोह का एंटी नेशनल या सेडिएशंस लॉ मतलब आप पे लगेगा। जो आप नए सेक्शन में, पुराने वाले में कितना में था तो 124 में, नए वाले में 150 में आएगा। उसमें एक और चीज जोड़ दिया गया नया, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जो सबसे बड़ी बात है इस बार। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मतलब आप ऐसा कोई भी इंसाइटमेंट या एक्साइटमेंट, बहकाने वाले या उत्तेजना या उकसाने वाले भाषण नहीं दे सकते, नहीं अपने कोई भी सोशल साइट, चाहे वो आपका फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सब पे आप ऐसी चीजें नहीं जो देश की एकता अखंडता को तोड़ता हो या फिर हिंसा को भड़कावा देता हो, तो आप पे सेडिएशन लॉ भी लगेगा। तो आप एक धारा 100 जो क्लियर हो गया है। दूसरी बात है, अगर मैं लव जिहाद को लेकर के बात कर लूं, बहुत सारे हमारे इंडिया में एक सेक्शन बनाया गया है 69। क्या क्या चेंज होंगे मैं इसी बात करूं। पहले मैटर ये क्लियर नहीं था, अब क्लियर कर दिया गया है। 69 जो आय धारा होगा इस बार, अगर मतलब चेंज होता है, परिवर्तन होता है, तो 69 में ये कहा गया है कि आप किसी के साथ फॉल्स मैरिज जिसे बोलते हैं या डिसिटफुल एक्ट आप करते हो, मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि किसी से धोखा देना या धोखा मतलब एक फॉल्स प्रॉमिस करके शादी कर लेना, फिर बाद में बताना कि मैं इस कास्ट मतलब मैं इस धर्म का हूँ या ये हो, या शादी के लालच देकर सेक्सुअल जो फिजिकल रिलेशंस बनाना या सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, ठीक है। तो इस सब मैटर पे जनरली क्या होगा कि अगर इन फ्यूचर की अगर ऐसा होता है आपके साथ, तो आप जनरली क्या होगा कि एक क्राइम माने जाएंगे, ऑफेंस मतलब एक प्रकार का क्राइम होगा, उसमें आपको सजा हो सकती है। तो फॉल्स मैरिज हो या डिसिटफुल एक्ट अगर आप कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, तो इसमें सजा हो सकती है। इस केस में जो महिलाओं का एक अच्छा खासा, अगर मैं बात करूं तो महिलाओं को अधिकार को लेकर के थोड़ा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग किया गया, पुरुष को लेकर के कुछ नहीं। तो इसी में मैं बता दूं, इंडिया में सबसे बड़े अच्छे कोई फेमिनिस्ट ग्रंथ है तो भारतीय संविधान है, इस बात को हमेशा बात मानना, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें परिवर्तन हो रहा है। आप जैसे नया जो आईपीसी है, पुराना आईपीसी में 302 मर्डर के लिए था, अब मर्डर के लिए जो चार्ज होंगे वो अलग होगा, जिसका नाम है 99 आईपीसी सेक्शंस 99 से लेकर के 101 तक है। फिर जो मॉब लिंचिंग के मामले थे, मॉब लिंचिंग इन द केस की पहले किसी को किसी खास चीज के लिए जो मार दिए जाते थे, मॉब लिंचिंग जैसे एक मुद्दा, ठीक है, तो भीड़ ने किसी को मार दिया, किसी भी मैटर को लेकर के थे। इस केस में पहले क्लियर नहीं था, अब क्लियर कर दिया गया कि 5 या 5 से ज्यादा लोग अगर शामिल है तो इससे मॉब लिंचिंग माना जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखना, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे और भी लॉ बना है, जैसे गैंगरेप को लेकर के अगर मैं बात करूं तो इसकी जो सजा होगी वो 20 साल की, पहले जो सजा था वो 10 साल की सजा था। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो बदलेगा, ठीक है। लेकिन फिर मेरा कहना है कि ये बात हुआ, उसके बाद क्या क्या होने वाला है ये सब चल ही रहा है। अब जो सबसे बड़ी बात ये हुआ है कि सरकार ने इसके साथ साथ क्या परिवर्तन, तो बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेगा, और जब नए कानून आएंगे तो उसके तरीके से फिर हम एक वीडियो बनाएंगे जो आपको समझ में आए। लेकिन पहली बात मतलब जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और एक अच्छे खासा अंडरस्टैंडिंग भी विकसित हो जाएगा। लेकिन आपको आई होप कि आपको एक अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग विकसित हो ही गया होगा, जो मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इफ सरकार बदल गया तो कहानी बदल जाएगी, सरकार नहीं बदला तो फिर कहानी ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। ये सब आ ही जाएगा, ठीक है। दूसरी बात,
और क्या क्या चेंजेज होंगे, तो और चेंजेज यहाँ पे करने लॉजी सरकार ने कहा कि भाई साहब अब जो फॉरेंसिक जो सिस्टम है उसको इंस्टॉल किया जाएगा, फॉरेंसिक लैब की व्यवस्था होगी, जिससे सिंपल सा लॉजिक है, जो केस की पेंडेंसी है वो कम हो। हर जिले में फॉरेंसिक लैब बनाए जाएंगे, फॉरेंसिक टीम होगा जो जल्दी से इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होगा उसमें अच्छा खासा इससे हेल्प मिल सकता है। और हेल्प मिलेंगे क्योंकि पूरे के पूरे जो मामला है, जो क्राइम है, हर कुछ बदल रहा है, तो टेक्नोलॉजी ही बदल रहा है, तो क्यों नहीं हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो क्या क्या चेंज होगा, तो क्राइम को अब इन्वेस्टिगेट करने में फॉरेंसिक सिस्टम या टेक्नोलॉजी हो, इसके मदद लिए जाएंगे, तो इस बात को आप हमेशा याद रखना। फिर वीडियोग्राफी हो या ऑडियोग्राफी हो, इसके अकॉर्डिंग भी ट्रायल चल सकता है, तो इस बात को याद रखेंगे। बिना कोर्ट में गए हुए आपके वीडियोग्राफी या वीडियो कॉलिंग वीडियो जो ग्राफी है उसके हिसाब से भी आपका जो मामला है वो आपका चल सकता है हर प्रकार। ठीक है, तो पूरे टेक्नोलॉजी का प्रक्रिया मतलब पूरे टेक्नोलॉजी का उपयोग किए जाएंगे। साथ ही साथ सबसे बड़ा और परिवर्तन ये हुआ है कि 3 मंथ के अंदर में ही आपको सुनवाई, मतलब 3 मंथ के अंदर में ही पूरे मामला को सॉल्व करना है। जो भी मामला जा रहा है, कोई भी केस जब सेशन कोर्ट में जाएगा, 3 मंथ के अंदर में मामला को चार्जशीट फाइल किया जाएगा 3 मंथ के अंदर में। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर कोर्ट पुलिस को 3 मंथ और देगा, उससे ज्यादा नहीं। था मतलब या तो 90 दिन या 180 दिन के मामले अंदर में सब मामला कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये नए नए चीजें आ रहा है जो चेंजिंग में होगा, ये सब चीजें चेंज होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है, क्या कानून और ये पूरी चीज बदल देने से क्या एक दिन में सुधार आ जाए? क्योंकि क्या हमारे पुलिस या जो हमारे जुडिशियरी है, क्या इस चीज को लेकर के इतना आज क्या मतलब इतना आज वो मेंटली प्रिपेयर है? क्या हमारे पुलिस सिस्टम क्या टेक्नोलॉजी को लेकर के या इन्वेस्टिगेशंस को लेकर के इतना मेंटली प्रिपेयर है? ये भी अब समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नए जो आईपीसी है वो अगर नहीं समझ पा रहे हैं, पता चला किसी ने मर्डर किया, क्राइम किया और पुलिस स्टेशन गया, बोला कि इसने इसका मर्डर कर दिया है और इस पे आप एफआईआर लॉन्च करो, पता चला कि उसने पुराने वाले आईपीसी 302 एफआईआर लॉन्च कर दिया है, पता चला चोरी या स्नैचिंग का केस दर्ज हुआ। बताओ, तो क्या आज जो हमारे पुलिस सिस्टम है क्या मेंटली प्रिपेयर है नए कानून को लेकर के? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि हम नए कानून को एक्सेप्ट कर पाए? क्या हम चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे पुलिस व्यवस्था हो, क्या हम इसे वेल ट्रेन कर पाए? तो बड़ा ही दिक्कत है इसके इंप्लीमेंटेशंस में। अगर कानून आ जाती है तो हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, ये सवाल बना रहेगा। ठीक है, तो ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है कि क्या ऐसा हम आसानी से कर पाए? हो सकता है कि हम कुछ कुछ लेते आए, कुछ कुछ कानून लेकर आए और धीरे धीरे ही इन रिफॉर्म करें, ये भी हो सकता है। लेकिन जो भी हो, ये बड़ा ही मुद्दे की विषय रहेगी, बड़ा ही एक सब्जेक्टिविटी होगा, क्या हम इसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, बहुत बड़ा सवाल है। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीजें परिवर्तन होने वाला है। ठीक है, आगे मैं बात करूं इम्पैक्ट को लेकर, तो समाज में प्रभाव पड़ेगा, क्या पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना एक बात तो रखना कि ट्रांसपेरेंसी अगर जितना मैंने बताया हूं अगर इतना सारा हो जाएगा तो एक बात तो क्लियर है कि ट्रांसपेरेंसी समाज में कानून के प्रति आ जाएगी या जो लॉ के प्रति है वो भी आ जाएगी। तो आई होप कि मैं इस पे और वीडियो लेकर के आऊंगा। ठीक है, फिलहाल आपको आई थिंक कि पूरे बातें समझ में आ ही गया होगा कि क्या क्या होने वाला और क्या क्या सुधार होने जा रहा है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा ये रहेगा कि इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाए। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए यहीं तक, ऑल द बेस्ट, गुड डे, टेक केयर।